क्लास 9th का चैप्टर है ना, CBSE NCERT बोर्ड का। चैप्टर का नाम है नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहली बात, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो भी चीज़ हमको नेचर में फ्री में मिलती है, जैसे हवा है, पानी है, ज़मीन है, इन सभी को नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो गई? ऑल द मटीरियल्स वी गेट फ्रॉम द नेचर टू मीट आवर बेसिक नीड्स इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज में जैसे मैंने आपको बताया, हवा है ना, पानी है, ज़मीन है, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। वी कैन डिवाइड देम इन 3 पार्ट्स। नंबर 1 लिथोस्फीयर, नंबर 2 हाइड्रोस्फीयर, नंबर 3 एटमॉस्फेयर। अब लिथोस्फीयर क्या होता है? आउटर सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ, जो हमारी धरती है जिस पर हम रहते हैं, द लैंड ऑफ द अर्थ इज नोन एज लिथोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? एक सेकेंड। तो हमारे 3 पार्ट्स होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। तो लिथोस्फीयर वो नेचुरल रिसोर्स जो ज़मीन होती है, उसे क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। इट इज़ द आउटर सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड लैंड। उसके बाद हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? जहाँ जो वाटर कंपोनेंट है धरती का, पानी, उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। और हमारी धरती पे करीब 71% पानी है। इसके बाद है एटमॉस्फेयर। तो जो हवा है नेचुरल रिसोर्स में, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन है, इट इज़ द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट कवर्स द होल अर्थ। तो ये तो तीनों हो गए। इसके बाद एक वर्ड और आता है बायोस्फीयर। जब ये सारे खत्म हो गए, ज़मीन भी खत्म हो गई, पानी भी खत्म हो गया, हवा भी खत्म हो गई, तो ये बायोस्फीयर क्या है? तो ज़मीन पे, पानी पे, हवा में जहाँ जहाँ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उन सब जगहों को बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, टोटल। तो लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ द अर्थ, धरती के जिस हिस्से पर लाइफ है, चाहे वो लिथोस्फीयर हो, चाहे वो हाइड्रोस्फीयर हो, चाहे वो एटमॉस्फेयर हो, उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। मतलब पूरी धरती का वो हिस्सा जहां पर की लाइफ पाई जाती है, उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। अब बायोस्फीयर को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर। एक है बायोटिक कंपोनेंट, एक है अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट वो होता है जहां पर लिविंग चीज़ें जो हों, जैसे हमारे अलावा एनिमल है, प्लांट है, ये सब लिविंग चीज़ें हैं। तो ये तुम्हारे बायोटिक हो गए। और अबायोटिक में क्या हो गया? पत्थर, हवा, पानी। These are abiotic factors. That is, physical factors of the biosphere are known as abiotic. और जो लिविंग फैक्टर्स हैं, these are known as biotic factors of the biosphere. इसके अलावा हमारे नेचुरल रिसोर्सेज 2 तरीके के और होते हैं। एक होते हैं इनएग्जॉस्टेबल, एक होते हैं एग्जॉस्टेबल। इनएग्जॉस्टेबल वो सोर्सेज होते हैं जो कभी भी खत्म नहीं होंगे। द सोर्सेज विच कैनॉट बी फिनिश्ड, जैसे हवा, एयर, वाटर, सन। द सोर्सेज विच कैनॉट बी फिनिश्ड आर नोन एज इनएग्जॉस्टेबल। और वो सोर्सेज जिनकी सप्लाई लिमिटेड है, जिनका हम लगातार यूज करेंगे और फिर फ्यूचर में वो खत्म हो जाएंगे, दैट आर नोन एज एग्जॉस्टेबल सोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, दीज आर एग्जॉस्टेबल सोर्सेज। जैसे हमारा फॉसिल फ्यूल। अब एक टर्म आता है फॉसिल फ्यूल। क्या होता है? तो फॉसिल फ्यूल जो ज़मीन के नीचे सालों पहले दब गए और फिर उनसे हम एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो फॉसिल फ्यूल के अगर पूछा जाए, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल, तो एक है कोल, दूसरा है पेट्रोलियम। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल सोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। तो ऐसे सोर्सेज जिनको हम बार बार बना सकते हैं, मतलब ऐसे सोर्सेज जिनसे हम बार बार एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें हम रिन्यूएबल सोर्सेज कहते हैं। जैसे हमारी सन से एनर्जी, हम उसे रोज मिल सकती है, हमें वो कभी भी खत्म नहीं होगी। द रिन्यूएबल सोर्सेज आर व्हाट? द सोर्सेज विच कैन बी रीजेनरेटेड, जिनको हम दोबारा बना सकते हैं। तो दीज आर नोन एज रिन्यूएबल सोर्सेज। आर से रिन्यूएबल, आर से रीजेनरेटेड। एंड द सोर्सेज विच कैनॉट बी रीजेनरेटेड, जिनको हम बहुत जल्दी नहीं बना सकते, सैकड़ों साल लगते हैं। तो द सोर्सेज विच कैनॉट बी रीजेनरेटेड आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज।
इसके बाद हमारा एयर में कई तरह की गैसेस पाई जाती हैं। तो देयर आर सम कंपोजिशन ऑफ एयर इन विच नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सम अदर गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा आर प्रेजेंट। तो इसमें ये आता है कि कौन सी गैस कितना परसेंट प्रेजेंट है एयर में। तो नाइट्रोजन मेरी 78% है, ऑक्सीजन 21% है, और अदर गैसेस हमारा जो होता है वो मेरा 1% होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया कंपोनेंट ऑफ एयर। नाउ एटमॉस्फेयर, देयर आर डिफरेंट लेयर्स इन द एटमॉस्फेयर। हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें कई लेयर्स पाई जाती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम ऑफ द लेयर्स याद रखना। तो पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रैटोस्फेयर, मीजोफेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। इसमें ट्रोपोस्फेयर सबसे नीचे की लेयर है, लोएस्ट लेयर है, और एक्सोस्फेयर सबसे आउटर लेयर है। दूसरी चीज़ ये बता दूं, आयनोस्फेयर की वजह से हम लोग जितने मोबाइल के कनेक्शंस होते हैं, हम लोग मोबाइल में बात करते हैं, रेडियो आता है, टीवी आता है, ये सब आयनोस्फेयर की वजह से ही संभव हो पाया है। इसके बाद हम लोग लेसन में आगे जब पढ़ते हैं तो हमें पढ़ना होता है इम्पॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो एटमॉस्फेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन है जिसमें से हम सांस लेते हैं और हम जिंदा रहते हैं। उसके अलावा एटमॉस्फेयर में हवाएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन आते हैं। पहला आता है व्हाट इज़ विंड। तो हॉरिजेंटल मोशन ऑफ एयर, जब हवा हॉरिजेंटली चलती हो यहाँ से वहाँ, उसे कहते हैं विंड। और जब इसी विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाए, व्हेन विंड मूव्स विद अ स्पीड मोर देन 120 किलोमीटर पर hour, this wind is known as hurricane. When this wind moves with 60 to 90 km per hour, this is known as a storm. And when this wind moves with 10 to 20 km per hour, this is known as gentle breeze. ठीक है, तो कब अलग अलग पूछते हैं तो ये वही हवा है। तो जब ये धीमे चलती है तो हमें अच्छी लगती है, तो वो जेंटल ब्रीज है। तो उसी तरह स्टॉर्म कब हो जाता है, तूफान कब हो जाता है, और हरिकेन जब विंड की कितनी स्पीड होती है तो वो हरिकेन हो जाती है। इसके अलावा कभी कभी हम लोग देखते हैं कि समुद्र के किनारे जब हम रहते हैं या जाते हैं वहाँ बड़ा अच्छा मौसम होता है, हमको गर्मी नहीं लगती। इट इज़ बिकॉज ऑफ सम ब्रीज। देयर आर टू टाइप ऑफ ब्रीजेस, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज। अब सी ब्रीज और लैंड ब्रीज क्या होती है, जब ठंडी हवा समुद्र से लैंड की तरफ जाए, व्हेन cool air moves from sea to land, okay, then it is known as sea breeze. और sea breeze ज़्यादातर डे टाइम में चलती है, okay, and when air moves from land to sea, जब लैंड से सी की ओर जाए तो उसे हम लैंड ब्रीज कहते हैं। देखो, लैंड से सी की ओर जा रही है तो लैंड ब्रीज, सी से लैंड की ओर जा रही है तो सी ब्रीज। सी ब्रीज दिन में चलती है, लैंड ब्रीज रात में चलती है। लैंड ब्रीज ट्रैवल्स इन द नाइट। इसके बाद हमारा आ जाता है चैप्टर के अंदर जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है एयर पॉल्यूशन के क्या कारण होते हैं और एयर पॉल्यूशन क्या होता है। एयर पॉल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल मटेरियल्स इन द एयर। जब हवा में ऐसी चीज़ें मौजूद हों जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं, उसे हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। एयर पॉल्यूशन के कई कारण हैं। पहला है एसपीएम, जिसका फुल फॉर्म होता है, ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसपीएम, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो हवा में घूमते रहते हैं और वो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। इसके बाद सेकेंड है स्मॉग। कभी कभी आजकल बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो रही है, बड़े शहरों में सुबह धुंध और कोहरा इतना होता है कि बगल की चीज़ भी दिखाई नहीं देती। तो दैट इज़ स्मॉग इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ पोल्यूशन। दिस इज़ अ डार्क ब्राउन और ग्रेइश स्मोकी मिस्ट दैट इज़ फॉर्म्ड इन द कोल्ड वेदर। ज़्यादातर स्मॉग कोल्ड वेदर के टाइम पे पाया जाता है। इसके बाद है एसिड रेन। जो आसमान से बारिश होती है उसके अंदर कुछ एसिड मिल जाते हैं, और वो बारिश अगर मनुष्य के स्किन पे, त्वचा पे पड़ती है तो हमें
प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, स्किन डिसीज हो जाती हैं। यहाँ तक कि एसिड रेन इतनी खतरनाक है कि उसने ताजमहल यानी बड़े बड़े मॉन्यूमेंट को भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करी है। एंड एसिड रेन इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो एसिड रेन में क्या प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो बारिश का पानी एसिड रेन में बदल जाता है? उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ एसपीएम? व्हाट इज़ एसपीएम? व्हाट आर द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एसिड रेन? ओके। इसके बाद एयर पोल्यूशन की वजह से हमारा नर्वस सिस्टम इफ़ेक्ट हो जाता है। एयर पोल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रही है कि हमारी धरती का टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। एंड ग्लोबल वार्मिंग इज़ ड्यू टू मेनली बिकॉज ऑफ द गैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा हमारी धरती पर आसमान में एटमॉस्फेयर है, उसी एटमॉस्फेयर के बीच में एक लेयर पाई जाती है जिसको ओजोन लेयर कहते हैं। लेकिन हमारे एसी और फ्रीज से एक गैस निकलती है जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उस गैस में इतनी क्षमता है कि उसने ओजोन लेयर के अंदर होल कर दिया है। उस होल की वजह से क्या होता है, पूरी कहानी बताते हैं कि सन से बहुत तरह की लाइट्स धरती की तरफ आती हैं, लेकिन सन में एक ओजोन लेयर की परत पाई जाती है हमारी धरती के ऊपर, जो सन की जितनी भी हार्मफुल लाइट्स हैं सबको एब्जॉर्ब कर लेती है, धरती के अंदर नहीं आने देती। स्पेशली अल्ट्रा वायलेट किरणें जो सन के द्वारा छोड़ी जाती हैं, अगर वो अल्ट्रा वायलेट किरणें धरती पे डायरेक्ट आ जाएं तो हर इंसान की त्वचा जल जाएगी, हमें स्किन डिसीज, स्किन कैंसर हो जाएगा। लेकिन ओजोन लेयर की वजह से वो अल्ट्रा वायलेट रेज धरती पर नहीं आ पाती और हम लोग आराम से यहाँ रहते हैं। लेकिन इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, जो कि एसी से और हमारी ये फ्रिज से निकलता है, इसने ओजोन लेयर में छेद कर दिया है, काफ़ी बड़ा छेद होता चला जा रहा है, वहाँ से अल्ट्रा वायलेट रेज धरती पर आ रही हैं। ठीक है, इसी वजह से आजकल अब देखिए गर्मियों के सीज़न में हम लोग बाहर अगर निकल जाते हैं या बहुत देर धूप में बैठ जाते हैं तो त्वचा में पूरी रैशेज हो जाती हैं, खुजली होने लगती है ना। दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द होल इन द ओजोन लेयर एंड दिस इज़ नोन एज डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, तो ये टॉपिक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम इस एयर पोल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं? हम पेड़ लगाएं, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करें कि धुआंधार चीज़ों को डायरेक्टली हवा में ना जाने दें। इसके अलावा एसिड रेन से हमें क्या क्या नुकसान होता है? हमारी सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो रही है, एक्वेटिक प्लांट यानी पानी के अंदर जो पेड़ हैं वो मर रहे हैं, हमारी बिल्डिंग्स ख़राब हो रही हैं। ठीक है, तो एसिड रेन की वजह से भी हमें काफ़ी नुकसान होते हैं। आइए अब हम डिटेल में जानते हैं ओजोन लेयर के बारे में और ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या होता है। पहली चीज़, ओजोन एक ट्राई एटॉमिक फॉर्म है ऑक्सीजन का, जिसका कि फॉर्मूला होता है O3। जनरली जो ऑक्सीजन होता है उसका फॉर्मूला होता है O2। जब एक ऑक्सीजन उसमें और ऐड हो जाता है तो वो बन जाता है O3 और उसी को हम ओजोन के नाम से जानते हैं। जैसे ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही अच्छी है, यूज़फुल है, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रहते। ऑक्सीजन की बदौलत ही इंसान धरती पे जिंदा हैं। लेकिन जब उस O2 में एक ऑक्सीजन केवल और मिल जाता है और वो O3 बन जाता है तो वो गैस बहुत ही पॉइजनस हो जाती है, हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। इसके अलावा ओजोन जो है ये हमारी स्ट्रैटोस्फेयर में पाई जाती है। एटमॉस्फेयर की एक लेयर है स्ट्रैटोस्फेयर, वहाँ पर पाई जाती है। हमारे जिस एटमॉस्फेयर में ओजोन की मात्रा बहुत ज़्यादा है उसे हम ओजोन लेयर या ओजोनोस्फेयर के नाम से जानते हैं। अगर ओजोन लेयर में जब अल्ट्रावायलेट किरणें पड़ती हैं सूर्य से आने वाली, तो वो ओजोन लेयर की जो ओजोन होती है जिसमें O3 मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एटॉमिक ऑक्सीजन में टूट जाता है, यानी O3 जो है वो O2 और O में टूट जाता है। तो ओजोन लेयर पर जब अल्ट्रावायलेट किरणें पड़ती हैं तो वो हमारी धरती के अंदर नहीं आती, बल्कि वो जितनी भी अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उसको ओजोन लेयर ऑक्सीजन के फॉर्म में ही धरती पर भेजता है। इसके अलावा 1985 में एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पाया कि ओजोन लेयर में छेद होता जा रहा है, जिसे ओजोन होल के नाम से
जाना जाता है। और ये भी देखा गया कि ओजोन लेयर की जो कंसंट्रेशन है, जैसे ओजोन लेयर जितनी मोटी थी धीरे धीरे वो पतली होती जा रही है। ओजोन लेयर की जो चौड़ाई है वो पतली होती जा रही है, उसे हम ओजोन डिप्लेशन के नाम से जानते हैं। यानी अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि ओजोन डिप्लेशन किसे कहते हैं या व्हाट इज डिप्लेशन ऑफ ओजोन, रिडक्शन इन द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर के कंसंट्रेशन में जो कमी हो रही है उसे ओजोन डिप्लेशन के नाम से जाना जाता है। और ऐसे कौन से सब्सटेंस हैं जो ओजोन डिप्लेशन के लिए जिम्मेदार हैं? वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड और भी बहुत कुछ। लेकिन इसमें मेन जो गैस है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम CFC के नाम से भी जानते हैं। ये अब जो ओजोन में डिप्लेशन हो रहा है ओजोन की लेयर में, उससे हमें क्या क्या नुकसान है? सबसे पहला नुकसान है हमें स्किन कैंसर हो सकता है। दूसरा, हमारी आंखें खराब हो सकती हैं। तीसरा, इंसानों में जेनेटिक डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, यानी इंसान एबनॉर्मल हो सकते हैं। फिर डैमेज टू इम्यून सिस्टम, मतलब हमारी जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस धरती पर आ जाएंगे तो जो पानी के अंदर पेड़ वगैरह पाए जाते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, उनको भी नुकसान होता है। तो इस तरीके से ओजोन लेयर का जो डिप्लेशन है वो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। इसके अलावा एक नेक्स्ट टॉपिक आता है कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है, कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट की मदद से जो खाना बनाते हैं उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसके अलावा एक अगला टॉपिक आता है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है? एक्चुअली जब सूरज से किरणें आती हैं सोलर रेडिएशंस पर के फॉर्म में, तो वो धरती पर अंदर आती हैं। तो जब धरती के अंदर सूरज की किरणें आती हैं तो कुछ किरणें सूरज की धरती के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, कुछ किरणें वापस रिफ्लेक्ट होकर के आसमान में लौट जाती हैं। मतलब आसमान क्या, वापस वैक्यूम में बाहर चली जाती हैं। जैसे जो हमारी धरती है उसके चारों ओर एटमॉस्फेयर है, एयर का ब्लैंकेट है, उसके बाहर भी तो है वैक्यूम, जहाँ पे सूरज चांद सितारे हैं वहाँ पे ये हवा नहीं है। तो जब सूरज की किरणें धरती के अंदर आती हैं तो कुछ किरणें तो धरती के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं, लेकिन कुछ किरणें वापस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। लेकिन कुछ किरणें जब वापस रिफ्लेक्ट होती हैं तो वो एटमॉस्फेयर की वजह से सारी की सारी बाहर नहीं जा पाती हैं, वो केवल वायुमंडल के अंदर ट्रैप हो जाती हैं। तो वो जो ट्रैप्ड होती हैं, है ना, उसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। द हीट, तो वो सनरेज जो हीट लेके आती हैं धरती के अंदर और वापस नहीं जा पाती, उसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और उसमें अगर क्वेश्चन आ जाए कि कुछ ग्रीन हाउस गैसेस के नाम बताइए, तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये दो मेनली ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट की बदौलत जैसे सूरज से किरणें आई, धरती के अंदर आ गई, वापस नहीं जा पाई, तो धीरे धीरे इतनी किरणें आ गई हैं और वो वापस नहीं जा पा रही हैं। क्योंकि जैसे मान लो वो तो किरणें वापस नहीं गई, इसके अलावा आजकल हमारे ऑटोमोबाइल चलते हैं या चिमनी चल रही है इंडस्ट्रीज़ की, उसमें से भी धुआं निकल रहा है। धुआं मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, तो वो भी किरणें और ये सारी किरणें मिलकर के धरती के टेम्परेचर को लगातार बढ़ाती जा रही। तभी आज देखो 50 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है गर्मियों के दिनों में। तो दिस इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। दैट मीन्स राइज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट की बदौलत धरती का जो टेम्परेचर है वो जो बढ़ता जा रहा है, इसी को ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं। ठीक है, तो मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रस ऑक्साइड गैस की वजह से जो धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है उसे हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या नुकसान है? राइज इन सी लेवल, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। अगर समुद्र का स्तर बढ़ता चला जाएगा, सी लेवल बढ़ जाएगा, तो धरती पे जो लैंड है जहां हम रहते हैं वो समुद्र के अंदर डूब जाएंगे। तो हम लोग कहाँ रहेंगे? धरती ही नहीं रहेगी। हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि इंसान जलने लगे तो इंसान कैसे रहेगा? इंसान धरती पे नहीं रह पाएगा।
उसके अलावा जब गर्मी बहुत पड़ेगी तो बारिश भी उतनी होगी, तो क्लाइमेटिक चेंजेस हो सकते हैं, बीमारियां फैल सकती हैं। और अगर बहुत गर्मी पड़ेगी तो खेती कैसे होगी, फसलें सारी सूख जाएंगी, तो हमारी फूड प्रोडक्शन कम हो जाएगी। जब फूड प्रोडक्शन कम होगी तो हम क्या खाएंगे, तो हमें बहुत सारी दिक्कतें इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होती हैं। आइए जानते हैं वाटर और वाटर पॉल्यूशन वगैरह के बारे में। वाटर एक ऐसा सोर्स है जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। पीने को पानी ना मिले तो इंसान मर जाएगा। 70% धरती पर वाटर है, ठीक है, लेकिन उसमें से जो फ्रेश वाटर है यानी जो पानी पीने योग्य है वो केवल 2.7% है। इसीलिए आजकल पानी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया और पानी की हमें दिक्कत हुई है, क्योंकि पानी तो बहुत है लेकिन पीने योग्य पानी जिसे फ्रेश वाटर कहते हैं वो केवल 2.7% है। अब ये जो वाटर है ये पीने योग्य क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें पॉल्यूशन हो गया है। तो वाटर पॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। और दूसरी चीज़, जो आसमान से बारिश होती है, रेनफॉल है, दिस इज़ द फ्रेश वाटर जो कि पीने योग्य होता है। अब इतना सारा पानी होने के बावजूद केवल पीने के लिए 2% पानी है, तो वो वाटर पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। तो व्हाट इज़ वाटर पॉल्यूशन? तो वाटर पॉल्यूशन इज़ एनी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंज। देखो तीनों वर्ड आ गए, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। पानी की प्रॉपर्टीज में अगर ऐसा कोई भी चेंज हो जाए ड्यू टू, किस वजह से, एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल थिंग्स या ड्यू टू एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज, ड्यू टू एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, इट इज नोन एज वाटर पॉल्यूशन। अब कुछ वाटर पॉल्यूशन नेचुरल होते हैं, कुछ हमने किए हैं, इंसानों ने किए हैं। तो नेचुरली जिन चीज़ों से वाटर पॉल्यूट हो रहा है कि मान लो धरती की उसमें मिट्टी मिल गई हो, बालू मिल गई हो, तो ये तुम्हारा नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। और मैन मेड क्या है कि हम लोग आज खेतों में खाद डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं। कभी बारिश हो रही है तो खेतों की वो पूरी मिट्टी बह के नदी में मिल गई, तो वो पेस्टिसाइड तो हमने बनाए थे ना, भगवान ने तो बनाए नहीं थे, तो ये वो जाके पानी में मिल गया। तो जब अगर कोई पेस्टिसाइड या खाद या केमिकल सब्सटेंस पेड़ के लिए तो अच्छा है, लेकिन पानी में रहने वाले जानवरों के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा हो, तो वो जब वाटर में मिल रहे हैं तो वाटर में पॉल्यूशन पैदा कर रहे हैं। या इंडस्ट्रीज़ में वेस्ट निकलता है, कचरा निकलता है पानी के रूप में, वो भेज देते हैं, घरों में नहाते हैं, उसका पानी नदी में मिल जाता है। तो दीज आर द मैन मेड पॉल्यूशंस विच पॉल्यूट अवर वाटर। तो कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिससे वाटर पॉल्यूट हो रहा है? जैसे पहला सोर्स है कि माइनिंग और इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है, पेस्टिसाइड वगैरह जा रही है पानी के अंदर। हम लोग घरों में कपड़े धोते हैं तो हमारा डिटर्जेंट, साबुन ये जा रहा है पानी के अंदर। कभी कभी तेल बह जाता है, क्योंकि जितने भी तेल हैं, पेट्रोलियम के कुएं, ये सब वाटर के अंदर हैं, ठीक। इसके अलावा रेडियो एक्टिव वेस्ट है, मतलब जो भी वेस्टेज जा के भी धरती के अंदर, पानी के अंदर वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं। इसके बाद वाटर पॉल्यूशन से हमारा क्या नुकसान हो रहा है? सबसे पहला नुकसान है कि जब खाद, फर्टिलाइज़र वगैरह जो हम लोग खेतों में डालते हैं, जैसे बारिश हुई तो खेतों की मिट्टी के साथ वो मिट्टी भी पानी में बह के नदी में मिल गई, तो उसके अंदर बहुत सारी खाद होती है। उस खाद की वजह से वाटर में यूट्रोफिकेशन हो जाता है। अब ये यूट्रोफिकेशन क्या चीज़ है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। व्हाट इज़ यूट्रोफिकेशन? EUTROPHICATION। यूट्रोफिकेशन क्या चीज़ होती है कि जो खाद है इसका काम है कि पेड़ों की पैदावार करना। कभी कभी तुमने ऐसे तालाब या झील देखी होंगी जिसमें पूरे में हरा हरा दिखाई देता है ना, यानी पूरे में पेड़ पैदा हो जाता है, पूरी झील में पेड़ ही पेड़ पैदा हो गया, ठीक, एक्वेटिक प्लांट पैदा हो गया, तो ठीक है उसमें पैदा हो गया, लेकिन उस झील के अंदर जानवर भी तो रह रहे हैं, तो ऑक्सीजन तो पेड़ों को भी चाहिए और जानवरों को भी चाहिए, तो जानवरों के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और पानी में रहने वाले जानवर मर जाते हैं। All the oxygen which are present in the water, they are used up by the plants which are present in the water. That's why this is known as eutrophication. ठीक है, सो देयर इज नथिंग, कोई भी ऑक्सीजन नहीं होती जिसकी वजह से
एनिमल्स को मिल सके ऑक्सीजन। तो रेड्यूस्ड ऑक्सीजन इन द वाटर किल्स मैनी एक्वेटिक एनिमल्स, और उसमें जो पेड़ पैदा होते हैं ज़्यादातर उन्हें ब्रू ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता है। और वो कुछ ऐसे भी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं ये पेड़ जिसमें पानी में रहने वाले जानवर ऑटोमेटिक मर भी जाते हैं। सो व्हाट इज यूट्रोफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न दिस डेफिनेशन ऑफ यूट्रोफिकेशन फ्रॉम योर बुक्स। इसके अलावा कभी कभी हमारे देश में आजकल एक पेपर इंडस्ट्री है जहाँ पे कागज़ बनाए जाते हैं, उसके अंदर से मरकरी निकलती है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, वो भी आजकल समुद्रों में जा रही है। उसकी वजह से समुद्रों में रहने वाले जानवर मर रहे हैं। और इस डिसीज़ को, कि मरकरी की वजह से जो जानवर मर रहे हैं, वहाँ पे जो बीमारी फैल रही है उसको मीन माता डिसीज़ कहते हैं। तो इस पर भी क्वेश्चन आता है कि मीन माता डिसीज़ क्या है और ये किस वजह से होती है। तो मीन माता इज़ अ डिसीज़ caused by discharge of effluents which contain mercury, and this waste of discharge comes from generally paper industries, and this disease was first found in the Japan। वहाँ पर इसको पहली बार नोटिस किया गया था। इसके अलावा बहुत सारा सीवेज हम लोग वाटर बॉडीज़ के किनारे डंप कर देते हैं। लोग उसके किनारे पॉटी वगैरह कर लेते हैं तो जॉन्डिस फैल जाता है, कॉलरा फैल जाता है, या लोग पूजा के फूल नदी में बहा देते हैं। तो डेड बॉडीज़ पहले नदी में बहा दी जाती थी। तो ये सारी चीज़ें भी वाटर को पॉल्यूट करती हैं। अब वाटर पॉल्यूशन को रोकने के लिए हमें क्या करना होगा, सीवेज वाटर को पहले चेक करना पड़ेगा। तुरंत गंदा पानी आप नदी में मत मिलाइए, इंडस्ट्रियल वेस्ट को नदी में मत मिलाइए, फर्टिलाइज़र वगैरह को आप कम इस्तेमाल करिए, डेड एनिमल्स और डिकेइंग प्लांट्स को वहाँ पर मत फेंकिए। तो इस तरीके से अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान दे लें तो हम वाटर पोल्यूशन को बचा सकते हैं, वाटर को पोल्यूट होने से बचा सकते हैं। और वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा रोकना ज़रूरी है, क्योंकि अगर पीने लायक पानी ख़त्म हो जाएगा तो हम भी इस धरती पर नहीं रह पाएंगे। दूसरी चीज़, आजकल एक नया कॉन्सेप्ट पैदा हुआ है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। इसको ज़्यादातर शहरी इलाकों में प्रैक्टिस में लाया जा रहा है। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अ टेक्निक used to capture and store rainwater by making water harvesting structures to recharge the underground water resources। इसको दो तरीके से किया जाता है कि बड़े बड़े घरों में छतों को पूरा साफ़ कर दिया जाता है। जब बारिश होती है तो छतों का जो पानी होता है सीधा छतों में मौजूद नालियों के द्वारा ऐसे अलग से सिस्टम बनाया जाता है कि घर के नीचे एक टैंक होता है अंडरग्राउंड, वहीं पे वो पानी चला जाता है। फिर उस पानी को या तो प्योर कर लेते हैं या उस पानी को दूसरे कामों में भी यूज़ किया जाता है। तो दिस इज़ नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। पुराने ज़माने में राजस्थान वगैरह में इसी तरह लोग इकट्ठा करते थे, पानी को स्टोर कर लेते थे। लेकिन आजकल शहरों में भी इसका यूटिलाइजेशन किया जा रहा है कि ऊपर की छत को क्लीन किया जाता है। जब भी बारिश होती है तो रेन वाटर जो होता है उसको नालियों में नहीं बहने दिया जाता, उसको एक प्रॉपर पाइप के रास्ते एक प्रॉपर अंडरग्राउंड टैंक में पहुंचा दिया जाता है। तो दिस इज़ नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्या फ़ायदे हैं कि ये रेन वाटर जो बहुत ही फ्रेश वाटर माना जाता है उसको बर्बाद होने से बचाती है। जिस समय पानी की कमी होती है समर सीजन्स में, उस समय ये पानी को पूरा करता है। उसके अलावा अंडरग्राउंड वाटर के रिचार्ज को बढ़ाता है, क्योंकि ज़मीन के नीचे भी बहुत पानी है। जैसे हम लोग हैंड पंप खोद लेते हैं, कुआं खोद लेते हैं, ज़मीन का पानी यूज़ करते हैं। तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग ज़मीन के पानी के भी स्तर को बढ़ाता है। उसके अलावा सॉइल इरोजन से बचाता है, क्योंकि आप डायरेक्टली जो भी पानी है वो अगर बहता चला जाएगा तो अगर आपका पक्का आगे मकान नहीं है, कच्चे मकान है, तो पानी बह बह के मिट्टी ऊपर की कट रही है, तो सॉइल इरोजन को भी ये चेक करता है। तो दैट्स वाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So again I am repeating, what is the definition of rainwater harvesting? This is a technique used to capture and store rainwater by making water harvesting structures to recharge the underground water resources. अब इसके बाद हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं सॉइल के बारे में। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल इज़ कॉल्ड पेडियोलॉजी, PEDOLOGY। जिस विज्ञान के तहत हम सॉइल के बारे में पढ़ते हैं उसे पेडियोलॉजी कहते हैं। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड क्रस्ट। हमारी धरती की जो ऊपर की सतह है जिस पर हम पैदल चलते हैं
जहाँ पे पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, उन सबको हम क्रस्ट कहते हैं। इसके अलावा सॉइल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के इस पे घर होते हैं। सॉइल के अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि पेड़ उन्हीं के ऊपर पैदा होता है। और दूसरी चीज़, सॉइल का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ है। तो पहला ही इसमें एक वर्ड भी आता है पीडोगेनेसिस, PEDOGENESIS। जिस तरह से मिट्टी का फॉर्मेशन हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज पीडोगेनेसिस। अब मिट्टी का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, जैसे बड़ी बड़ी चट्टान होती थी पहाड़ों में, तो कभी गर्मी पड़ रही है, कभी ठंड पड़ रही है, तो वो अपने आप एकदम गर्म हो जाती थी चट्टान, फिर पानी पड़ा, फिर ठंड आ गई, फिर अपने आप सिकुड़ गई चट्टान। ऐसे करते करते चट्टानों में दरारें पड़ने लगी, और फिर वो कभी किसी जानवर ने धक्का मार दिया तो लुढ़क गया कोई पत्थर ऊपर पहाड़ से, या अपनी जगह पर भी रखी रखी चट्टान टूट गई। तो इस तरीके से फिर पानी के द्वारा, हवा के द्वारा वो चट्टान इधर से उधर लुढ़कती रही। लुढ़कते लुढ़कते बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े से वो धीरे धीरे महीन चट्टानों में बदल गई। पानी अपने साथ उसको बहा बहा के लाया, नदियों ने उसे गंगा किनारे पटाया। तो इस तरीके से मिट्टी का फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो पूरी प्रोसेस है मिट्टी की बनने की, इसे हम पेडोगेनेसिस के नाम से जानते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान ने धूल आंधी की तरह मिट्टी को उड़ा दिया, ठीक है। तो मिट्टी का इस तरीके से फॉर्मेशन हुआ है। और फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज वेदरिंग। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज, या नहीं, प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज कॉल्ड पिग्नोनेसिस, एंड वेदरिंग इज द डिस्टिंग्रेशन ऑफ बेडरॉक इनटू फाइन पार्टिकल्स। बेडरॉक इनटू फाइन पार्टिकल्स मतलब बड़ी बड़ी चट्टानों का छोटे टुकड़ों में टूटना, इसे वेदरिंग कहते हैं। WEATHERING। दैट मीन्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ बेड रॉक सॉइल। बेड रॉक्स क्या होती हैं, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बेड हैं। सो ब्रेकिंग डाउन ऑफ बेड रॉक सॉइल्स इनटू फाइन सॉइल, बेड रॉक्स इनटू फाइन सॉइल इज नोन एज वेदरिंग। ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेदरिंग किसे कहते हैं, व्हाट इज वेदरिंग। आफ्टर दैट, what are the chemical factors and biological factors which are responsible for the weathering process। chemical factors में hydrolysis, oxidation, hydrogenation, carbonication, and biological factors में lichens, microorganisms etc। इसमें कभी कभी ये definition आती है कि कार्बोनिकेशन क्या होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड मिट्टी में मिल जाए उसे हम कार्बोनिकेशन कहते हैं। और जब चट्टानें पानी एब्जॉर्ब कर लेती हैं उसे कहते हैं हाइड्रोजनेशन। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रॉक्स इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। आफ्टर दैट, ह्यूमस क्या होता है। मिट्टी के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, मटेरियल होता है, जैसे मिट्टी के अंदर कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो जिनकी वजह से पेड़ पनपता है, या मान लीजिए जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, गाय का गोबर है या कुछ भी, एवरीथिंग विच इज़ यूजफुल फॉर द प्लांट, फॉर्मेशन ऑफ प्लांट, इट इज़ नोन एज ह्यूमस, HUMUS। आफ्टर दैट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ soil which are found. Number 1 is clayey soil, sandy soil, and slit loam soil, that is loamy soil। तो अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। क्लेई सॉइल क्या होती है। क्लेई सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, दे हैव हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। क्लेई सॉइल जो मिट्टी के कण बहुत महीन होते हैं, 0.0002 मिलीमीटर के, उन्हें हम क्लेई सॉइल कहते हैं। ये पानी को बहुत अधिक मात्रा में एब्जॉर्ब करते हैं। क्लेई सॉइल वाटर लॉक्ड हो जाती है और उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, मतलब वो अपने अंदर पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है। और क्लेई सॉइल इस वजह से पेड़ों की ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं होती। इट इज़ नॉट फॉर द प्लांट्स, नॉट गुड फॉर द प्लांट्स। फिर सैंडी सॉइल, बलुई सॉइल,
जो कि रेगिस्तान में पाई जाती है। इट कंसिस्ट ऑफ सैंड पार्टिकल्स, इसके पार्टिकल्स का साइज़ होता है केवल 0.2 मिलीमीटर, और इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बिल्कुल नहीं होती। इट हैज़ वेरी लेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसमें पानी बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं होता, इसीलिए रेगिस्तान वगैरह में पेड़ हमको नहीं मिलते हैं। इट हैज़ पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और इसमें न्यूट्रिएंट्स भी पाए नहीं जाते, इसलिए ये सॉइल भी पेड़ों के लिए अच्छी नहीं होती। तो आपको ये 3 बातें याद रखनी है अगर आपको सॉइल के बारे में लिखना है, इसके पार्टिकल का साइज़, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और ये पेड़ों के लिए अच्छी होती है या नहीं होती। आप इतना भी लिखोगे तो आपका आंसर तैयार हो जाएगा। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। अब आ रहा है लोमी सॉइल। लोमी सॉइल जो होती है ये मिक्सचर होती है, इसमें सैंड और क्ले भी मिलता है और इसके अलावा स्लिट भी मिलता है। तो दिस इज़ द मिक्सचर ऑफ सैंड सॉइल, क्लेई सॉइल एंड स्लिट सॉइल। एंड लोमी सॉइल इज़ बेस्ट सुटेबल फॉर द प्लांट ग्रोथ। पेड़ों के लिए अगर हमें पेड़ उगाना है तो सबसे अच्छी मिट्टी होती है लोमी सॉइल। इसकी वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी मॉडरेट होती है, ना ये ज़्यादा पानी सोखती है ना ये कम पानी सोखती है। तो यानी पेड़ों के लिए हमको ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा पानी चाहिए ना बहुत कम पानी चाहिए। सो लोमी सॉइल इज़ बेस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। आफ्टर दैट हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है सॉइल प्रोफाइल के अंतर्गत, कि यहाँ पर एक सॉइल प्रोफाइल होती है कि अगर हम वर्टिकल अरेंजमेंट काट लें सॉइल का, तो जो वर्टिकल अरेंजमेंट हमें सॉइल का मिलेगा ज़मीन के नीचे, उसको सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। उसके 2-3 हिस्से होते हैं। पहला ऊपर के वाले को बोलते हैं टॉप सॉइल, उसके नीचे ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन, फिर बेड रॉक्स। तो इस तरीके से द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। आफ्टर दैट आता है सॉइल पोल्यूशन। अगर मिट्टी में हार्मफुल चीज़ें मिल जाएं जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल ना हो, दैट मीन्स एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन द सॉइल इज़ नोन एज सॉइल पोल्यूशन। आफ्टर दैट व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ द सॉइल पोल्यूशन। मिट्टी में इस पोल्यूशन के कारण क्या है। सबसे पहला कारण है म्यूनिसिपल वेस्ट। मिट्टी क्यों ख़राब हो जाती है। घरों का गंदा कचरा, नाली, कूड़ा करकट हम लोग सड़कों पे फेंक देते हैं, वो मिट्टी में मिक्स हो जाता है तो मिट्टी हमारी ख़राब हो जाती है। गंदा पानी सड़कों पे बहता है तो वहाँ की भी मिट्टी पूरी ख़राब हो जाती है, उसमें कचरा बहता रहता है। इसी तरह से पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र अगर मिट्टी में बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाएं तो भी मिट्टी पॉल्यूट हो जाती है। कोई मिट्टी पॉल्यूट क्यों है, क्योंकि वहाँ पेड़ नहीं उगा सकते। घर, दुकान, मकान बनाने के लिए मिट्टी पॉल्यूट नहीं है। जहाँ जिस मिट्टी में पेड़ पैदा ना हो दैट सॉइल इज़ पॉल्यूटेड। ओके। उसके अलावा तो अगर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड उस मिट्टी में मिल गए तो भी वो मिट्टी हमारे लिए हार्मफुल हो जाती है, लार्ज अमाउंट। उसके अलावा अगर मिट्टी में सिंचाई ना हो, पानी की मात्रा कम हो जाए या गलत ज़्यादा सिंचाई हो जाए, यानी मिट्टी के अंदर बहुत पानी भर जाए, तो भी वो मिट्टी मेरे किसी काम की नहीं है। जैसे कहीं दलदली मिट्टी है, डेल्टा रीजन है, तो वहाँ पर भी पेड़ नहीं उगाए जा सकते। इसके अलावा किसी भी मिट्टी की टॉप सॉइल जो होती है उसी में ह्यूमस प्रेजेंट होता है। जिस मिट्टी में जितना ह्यूमस प्रेजेंट होता है वो मिट्टी उतनी ही अच्छी होती है पेड़ों की ग्रोथ के लिए। तो जब मिट्टी की टॉप सॉइल रिमूव हो जाती है तो वो मिट्टी बैरन हो जाती है, बंजर हो जाती है। सो व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बैरन ऑफ द सॉइल। एंड यहाँ पर एक वर्ड और होता है सॉइल इरोजन। व्हाट इज सॉइल इरोजन। तो रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल विच कंटेन्स ह्यूमस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। अगर मिट्टी की टॉप सॉइल रिमूव हो जाएगी तो वो मेरे किसी काम की नहीं है। सो द रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल इज नोन एज सॉइल इरोजन। एंड व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन। ओवर ग्रेजिंग, जैसे जानवर बहुत ज़्यादा चर लें तो वो मिट्टी भी ख़राब कर देते हैं। अगर कहीं पे ढलान है, स्लोप है, तो ऊपर की मिट्टी उड़ के नीचे चली जाएगी। बहुत तेज़ हवा चलती है, देन स्ट्रॉन्ग विंड्स ऑल्सो रिमूव द टॉप सॉइल फ्रॉम द सॉइल। और ये सॉइल इरोजन की वजह से क्या क्या नुकसान होते हैं। लैंडस्लाइड आ जाता है,
फ्लड्स आती हैं, फ्लड माने बाढ़ आ जाती है, लैंडस्लाइड मतलब भूकंप आ जाते हैं, वहाँ की जो मिट्टी होती है वो खेती करने योग्य नहीं होती। सॉइल इरोजन को रोकने के क्या क्या तरीके हैं? वेजिटेशन कवर, वहाँ पर कोशिश करके हम पेड़ नहीं उगा सकते, लेकिन उसको आप जो पुराने पेड़ वेड़ हैं, पत्तियाँ हैं, उससे आप उसको ढक दो तो भी धीरे धीरे वो मिट्टी सही हो जाएगी। फिर आता है टेरेसिंग, जैसे जहाँ पे पहाड़ हैं, खड़े पहाड़, तो वहाँ पे सीढ़ीदार खेत बनाकर भी हम अपनी टॉप सॉइल को रोक सकते हैं, क्योंकि घास वगैरह भी उगा देंगे सीढ़ीदार खेतों में तो टॉप सॉइल का रिमूवमेंट नहीं होगा। इसके अलावा क्रॉप रोटेशन, जैसे अगर कोई खेत है तो वहाँ पर लगातार एक ही फसल हमको नहीं बोनी चाहिए, नहीं तो उसके न्यूट्रिएंट ख़त्म हो जाते हैं। जैसे पहले आपने कोई फसल बोई, फिर आप उसमें कोई लेग्यूमिनस फसल बो दीजिए, फिर आप दूसरी फसल बो लीजिए। लेग्यूमिनस फसल क्या होती है कि वो अगर मिट्टी में नाइट्रोजन की क्षमता ख़त्म हो जाती है तो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को वो मिट्टी में वापस फिक्स कर देती है और मिट्टी फिर से मेरी ठीक हो जाती है। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज क्रॉप रोटेशन। So in this way there are many methods to prevent the soil erosion. And this is all over about the soil. इसमें जो मेन क्वेश्चन है, पहला एक क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हाउ डू लिचेंस इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। लिचेंस क्या होते हैं? ये एक तरह के पेड़ होते हैं जो कि चट्टानों के ऊपर उगते हैं, और लिचेंस धीरे धीरे जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनकी सतह को तोड़ देते हैं। तो जब बड़े बड़े पत्थर टूटते हैं तो ऑटोमेटिक सॉइल बनती है। इन दिस वे लिचेंस आर वेरी यूजफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल।